तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को समझ में नहीं आती, जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम है, प्रोबेबिलिटी ये है कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर आप अच्छा से पढ़ के जाएंगे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी सर दो बातों को ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी हमारा जो है श्योर इवेंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? जो श्योर इवेंट है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। श्योर इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि अगर आप एक कॉइन को उछालोगे, तो इस बात की श्योरिटी है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर श्योर इवेंट की बात करेंगे। अब टेल आएगा या हेड आएगा ये प्रोबेबिलिटी है, टेल आएगा या हेड आएगा। अब आप परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हैं अगर आप लोग, और वहाँ पर आप पास होंगे कि फेल होंगे, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा में बैठ गए और लिखेंगे ही नहीं कुछ, तब तो आपको एग्जामिनेशन वाले जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको वैसे ही पास कर देंगे। आपका शक्ल देख करके बढ़िया हैंडसम स्मार्ट चेहरा है, पास कर दिया जाए, ऐसा होता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी इस बात में नहीं होगी कि आप 11 के एग्ज़ाम देंगे तो पास होंगे कि फेल होंगे, क्योंकि आप वहाँ लिखेंगे तो ज़रूर पास करेंगे, नहीं लिखेंगे तो एकदम श्योरिटी है कि फेल होना है। अब रह जाता है कि हम लोग जिस इवेंट को हम लोग पॉसिबल इवेंट कहते हैं उसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कुछ पुराना जो कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में जैसे आप लोग पढ़े हैं कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, तो आप सबसे पहले सैम्पल स्पेस की बात करोगे। क्या है सैम्पल स्पेस? तो सैम्पल स्पेस का मीनिंग होता है कि जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि आपने एक कॉइन को उछाल दिया, तो एक्सपेरिमेंट हो गया कि कॉइन को आपने उछाला। अब उछाला तो वो जो ड्रॉप करने के बाद या तो हेड शो करेगा या तो टेल शो करेगा। तो आपके पास दो इवेंट्स मिले, ई एच और टी, एच एंड टी, दो इवेंट्स मिले, ये सैम्पल स्पेस के मेंबर हो गए, इनको हम इवेंट्स कहते हैं। अब हमें इस बात को पूछा जाता है कि अगर एक कॉइन को उछाल दिया जाए तो हेड ही आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यानी हमारा फेवर का जो है कंडीशन कौन सा है? तो हेड है। फेवर का कंडीशन क्या है? तो हम सिर्फ हेड पे कंसीडर करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं फेवरेबल आउटकम, तो उसको ई इवेंट के नाम से पुकारते हैं। और इसके अंदर में हमें कौन सा इवेंट मिलेगा? हेड, हेड मिलेगा, क्योंकि हमें हेड पर बात किया गया है, हमें हेड पर प्रश्न किया गया है कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड हमारा फेवरेबल आउटकम कहलाएगा, और एस जो है टोटल आउटकम्स के रूप में जाना जाएगा, जिसमें हेड और टेल दोनों होंगे। अब रह गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एन ई बाई एन एस, टोटल फेवरेबल आउटकम। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल फेवरेबल आउटकम, और नीचे में सॉरी हाँ, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे में सिर्फ होगा टोटल आउटकम्स, ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स और नीचे में सिर्फ टोटल आउटकम्स। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स एक ही है, तो आप इसको एक लिखेंगे। अब टोटल आउटकम्स कितना है? 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। इसी तरह टेल के बारे में पूछा जाएगा तो टेल का भी 1/2 हो जाएगा। तो आपके समक्ष इससे सवाल ये पूछा गया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, जो इम्पॉसिबल है उसमें हम प्रोबेबिलिटी झांकेंगे ही नहीं, वो 0। क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। अब जैसे आपके सामने दिया हुआ कि अगर ई श्योर इवेंट है तो ई की संभावना क्या हो सकती है? अगर श्योर इवेंट है, आपको मैंने अभी बताया कि इम्पॉसिबल का क्या होता है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0, और श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है हमारा ई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। तो जैसे श्योर इवेंट का मीनिंग आपको मैं बता दूं कि आप जैसे हेड गिरता है, ये भी श्योर है, टेल गिरेगा, ये भी श्योर बात है। तो अगर एक ही इवेंट बात करें कि हेड गिरेगा ही, ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। वहाँ टेल को अगर श्योर मानेंगे तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? लेकिन दोनों ऑप्शन में अगर है हेड और टेल, तब फिर 50-50 चांस हो जाएगा दोनों में से आने का। अब यहाँ पर हमारा श्योर इवेंट अगर ई है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या होगी? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब कि जो होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। आगे है आपके पास कि एक लीप ईयर है सर, इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चेंज दैट इट विल कंटेन 53rd संडेज। तो लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें कि 366 डेज होते हैं।
कितने डेज होते हैं? 366 डेज होंगे, जिसको उसको लीप ईयर कहते हैं। और जिसमें 365 डेज होते हैं उसको नॉन लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर ये आप लोगों को पता अगर नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए। लीप ईयर इसमें 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 365 डेज। आप लोग को पता है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 1 ईयर, इन 1 ईयर हाउ मेनी वीक्स? 52 वीक्स कंफर्म है। 53 वीक्स नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, आप बोलेंगे कैसे सर? तो देखिए 366 को ही आप डिवाइड कर दो कितना से? 7 से। तो 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14। आपके पास 2 डेज रह जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर 7 से अब डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि 52 वीक्स कन्फर्म है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, उसमें 52 से ज़्यादा सप्ताह नहीं हो सकते हैं। अब बात हुई है कि नॉन लीप ईयर है और 53rd संडे की बात हुई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात क्या है कि आपको जैसे पता चल गया कि 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है लीप ईयर में, तो 2 दिन अगर एक्स्ट्रा हमारा बचता है, जैसे आप 14 में से 6 जाएगा तो कितना डे बचेगा? 2 डे, 2 डेज बच रहा है। ये 2 डेज जो है, जहाँ पर भी यहाँ मान लीजिए कि 52 वीक्स जब पूरा होगा, 52 वीक्स पूरा होता है जहाँ पर, उसके बाद कोई भी वीक का डे आएगा ही आएगा, चाहे वो संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इससे कुछ भी कोई डे आ सकता है आपका। जहाँ पे हमारा 52 डेज कंप्लीट, 52 वीक्स कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट कोई ना कोई डे ही होगा। क्या होगा? कोई ना कोई डे होगा। अब रह जाता है कि मेरे पास कितने डेज 2 बचे हुए एक्स्ट्रा में? 2 दिन बचे हुए एक्स्ट्रा में। अब ये 2 दिन जो हैं आपका, हो सकता है कि जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैंने 7 से भागा दिया 366 को, तो 7 5 जा 35, यहाँ पर कितना बचा? 1 6, 7 2 जा 14, यहाँ पर 2 बचा। ये 2 दिन जो हमारा बच रहा है, तो जहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा 52 वीक्स, उसके बाद का जो 2 दिन बच रहा है वो या तो संडे मंडे हो सकता है सर, कंसेक्यूटिव वे में ही होगा, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे, और फिर संडे और मंडे। इतने सारे पेयर बन सकते हैं ना। जो 2 दिन आपके पास बचे, वो 2 दिन इन पेयरों में से कोई भी पेयर हो सकता है। तो अब देखिए, गिनिए पेयरों की संख्या गिनिए सर। मैंने संडे मंडे यहाँ लिखा हुआ है, 7 पेयर बने। इसमें आप सिर्फ देखिए कि संडे कितने जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है? 2 जगहों पर, एक यहाँ पे है और एक लास्ट में है। तो 2 जगहों पर आपका संडे 2 पेयर में दिख रहा है। तो 53rd संडे की बात हुई है, तो 52 सप्ताह में तो 52 संडे कंप्लीट हो जाएंगे। एक संडे आने की और बात हुई है। अगर ये पेयर भी पड़ गया तो संडे हो सकता है, या ये पेयर पड़ा तो संडे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, हमारा ये टोटल आउटकम हो गया। और उस टोटल आउटकम में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 2। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी 53rd संडे की, वो कितनी हो जाएगी? 2/7। कितनी हो जाएगी? 2/7। देखिए 7 हमारे पास है ना ये आउटकम्स, उसमें से 2 ही जगहों पर ना संडे दिया हुआ है। 53rd मंडे बोला जाए, 53rd ट्यूसडे बोला जाए, किसी के बारे में भी बोला जाए, तो कितना आंसर आएगा? 2/7। सभी के लिए सेम आंसर, क्योंकि देखिए सभी 2 ही बार एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर ये नॉन लीप ईयर होता सर, तो कितना डेज यहाँ लेफ्ट रह जाता? 1 डे। तब कितना होता हमारा प्रोबेबिलिटी? 1/7, क्योंकि या तो संडे होता वो एक दिन, या तो मंडे हो सकता था, कोई भी एक दिन ही होगा, पेयर में तो नहीं आता फिर। तो उसका आंसर क्या बन जाता है? 1/7 है। समझ में आ रहा है? तो एक लीप ईयर में अगर 53rd संडे की बात हुई है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए?
2/7 और नॉन लीप ईयर में बस इसे याद रख लेना है एकदम सिंपल तरीके में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला सवाल जो है वो भी आसान ही होगा, इजी। देखिए नेक्स्ट सम कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ 4 इन थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को फेंकने में 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सब 1/6, 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि 6 ठो नंबर ही डाई में होते हैं और उसमें 4 एक ही बार दिखता है, तो 1/6। उसके बाद आपका सवाल है कि 3 कार्ड्स ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या मैंने कहा? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन out of 52 playing cards, the probability of drawing 3 queens। 3 queens आने की probability चाहिए सर। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कॉम्बिनेशन का भी केस हम बना सकते हैं, लेकिन 3 कार्ड को ड्रॉ करना है और तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? क्वींस होना चाहिए। तो हमारे पास 4 क्वीन होती हैं, 4 क्वीन होती हैं और 3 कार्ड को निकाला गया है। तो हमें कौन सा 3 क्वीन आया ये तो हमें नहीं पता। तो देखिए इसको कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे सर। कॉम्बिनेशन से कैसे बनाएंगे? तो कितनी संख्या होती है क्वीन की कार्ड में? 4 होती है। तो आप उस 4 में से कितने क्वींस की आपको ज़रूरत है? 3। आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं और उसमें से आप कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं? 3। तो आपको बस कॉम्बिनेशन क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्वींस की बात हुई है कि 3 क्वींस निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? तो हम लोग ये 4 में से 3 को अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग 4C3 ये कॉम्बिनेशन को लेंगे। और यहाँ पर 52 में से कितने को लेना है? 3 को। आपको 3 कार्ड लेना है और 3 कार्ड कौन से क्वीन आएंगे ये भी हमें नहीं पता। लाल काला लाल आएंगे कि काला लाल काला आएंगे। 4 किस्म के होते हैं क्वींस और चारों किस्म में आपका कौन 3 आएगा ये तो पता नहीं है। तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा पहले 4 में से 3 का। तो वो 4 में से 3 मैंने कॉम्बिनेशन किया, ये जितनी भी संख्या आएगी ये हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा और ये हमारा टोटल आउटकम बनेगा। तो आप क्या करोगे कि 4C3 ऊपर लिखोगे और नीचे में 50C23। अब आप इसका वैल्यू निकालेंगे। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 1 फैक्टोरियल, ऐसे बना। 52 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 52 में से 3 जाएगा तो 49 फैक्टोरियल। तो ये आपके समक्ष जो है दिख रहा है कैसे हो रहा है। अब ज़रा सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे में 3 फैक्टोरियल। अब आप नीचे आएंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल में रोक लेंगे। नीचे में आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 49 फैक्टोरियल रोक लेंगे। ऐसे ऐसे कैंसिल। समझ में आ रहा सर? अब देखिए ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ ऊपर में 4 बच रहा है और ये 3 2 1 ऊपर चला जाएगा सर। ये 3 2 1 ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा क्या? 52 51 एंड 50। देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये आपका 25 बार में, ये 17 टाइम्स में और ये 13 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे में कितना आ रहा है ज़रा सा मल्टीप्लाई करिए फटाफट और मुझे बताइए कितना हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। 13 17 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब बताइए मुझे कितना आ रहा है। देखिए सर आपका आंसर ना बुक में यही दे करके छोड़ दिया गया है। अगर आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। कितना आपने बताया आंसर? 5525। ये आपका प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिक यही हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे अगर फॉर्मेट दिया गया है तो इस तरह लिख के छोड़ दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर 5 ऑन द फेस इन थ्रोइंग ए डाई इज। बता सकते हैं आप? वही जैसे 4 के बारे में भी आप लोगों ने सुना था। तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर डाई को फेंका जाए तो? 1/6। सिंपल है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है
कि अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर की बात हो रही है। आप लोग ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर के बारे में तो नहीं जानते हैं, तो आइए पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को तो अच्छी बात है। कोशिश कीजिएगा ये सब वीडियो जो है आप लोग देखिएगा एक बार घर में भी फिर से, ताकि आप लोगों का और रिवीजन परफेक्ट हो जाए। ऐसे तो आप लोग सारे तब समझदार और तेज बच्चे हैं। देखिए, ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर, ये दोनों पर ध्यान देना है जरा सा। उस तो ऑड अगेंस्ट ऑड्स फेवर का मीनिंग क्या है ये जानिए। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है कि ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है कि आपका जो अनफेवर कंडीशन जिसको कहते हैं हम लोग, अनफेवरेबल कंडीशन को कहते हैं ऑड्स अगेंस्ट। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर एक डाई को फेंका जाए, हमें इवन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इवन नंबर अगर चाहिए, तो इवन नंबर अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि इवन हमारा फेवरेबल कंडीशन हुआ। फेवरेबल हमारा क्या है? इवन नंबर। और अनफेवर क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड अगेंस्ट की बात करेंगे तो उसमें हमें ऑड नंबर के बारे में सोचना होगा, और इसमें हमें इवन नंबर के बारे में सोचना होगा। तो ऑड अगेंस्ट ऑड फेवर, तो ऑड अगेंस्ट को हम लोग एन के नाम से पुकारते हैं और इसको एम के नाम से। ऑड इन फेवर को एम, ऑड अगेंस्ट को एन के नाम से। अब हम किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फेवरेबल वाले पार्ट को ऊपर लेते हैं और टोटल आउटकम हमारा ये हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? एक डाई को रोल करेंगे तो उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक डाई को रोल करने पे 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल सकते हैं हमें। इसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। और इसमें से इवन नंबर देखिए 1 2 3 है, तो एम के प्लेस में 3 संख्याएं आ गई और ऑड के प्लेस में भी। अगर हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो 3 बाई क्या आंसर आता है? टोटल हमारा 6 है ना, उसमें से 3 हमारा फेवर का। इसी 6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते थे 3 + 3। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7/12 दी गई है, प्रोबेबिलिटी दी गई किसी भी इवेंट की, कितनी दी गई है? तो इसमें हम लोग अगर ऑड अगेंस्ट की बात करें, ऑड अगेंस्ट और ऑड फेवर की बात करें, तो हम कैसे इस चीज़ को क्लियर करेंगे? तो इसको समझना होगा आप लोगों को। और इसमें आपका जो है 7 क्या कहलाएगा? ऑड्स इन फेवर कहलाएगा। तो इसमें m की वैल्यू कितनी कही जाएगी? हमें n की वैल्यू चाहिए। n कितनी होगी बताइए सर? 5 होगी, क्योंकि आपको पता है कि 7 में 5 ऐड करने से 12 आया होगा, तो n का वैल्यू 5 होगा। अब हम बात करेंगे क्या? ऑड्स फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट अगर मेरा कहना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑड्स अगेंस्ट में ऑड किसको हम अगेंस्ट किसको मानते हैं? इसमें किस में अगेंस्ट कौन हुआ? इसमें अगेंस्ट नहीं हुआ सर, 7 तो हमारा फेवर का हुआ और 5 हमारा अगेंस्ट है। तो आंसर हो जाएगा n/m, यानी 5/7। ऑड अगेंस्ट की बात हुई। तो ऑड्स फेवर की बात करेंगे अगर, तो 5m/n यानी कि 7/5। ये आपको समझ आ रहा है? तो ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर जो है कैसे तैयार करते हैं, आप क्लियर है? अब चलिए इसको फटाफट आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे। आपका क्वेश्चन जो बुक में है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी किताब में कि 12/13 दिया हुआ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्या दिया हुआ प्रोबेबिलिटी? 2/13। आपको पूछा गया है ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। क्या पूछा है? ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। ऑड्स अगेंस्ट निकालनी है इस प्रोबेबिलिटी, इससे कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहाँ पर आपको 2 हिस्से में बांटना है। तो इसमें हम लोगों ने m का वैल्यू कितना प्राप्त किया हुआ है?
2, n का वैल्यू कितना मिलेगा 11। अब ऑड अगेंस्ट में जाना है n बाय, बोलिए फटाफट आंसर बोलिए, 11/2। ऑड्स इन फेवर पूछा जाता तो क्लियर है सर, ये ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स फेवर की बात हो रही है। और कोई दिक्कत इसमें? और एक दो सम देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का। अब देखो कुछ इसमें और है, यूनियन इंटरसेक्शन बोल करके, इसे तो सिंपल है। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह का, तो सब भी जानना होगा। तो फार्मूला हम बता देते हैं, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, रात भर में कितना हो पाएगा? जितना हो पाएगा उतना बनाइएगा। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इसकी क्या होगी वैल्यू? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आपके पास अगर हो पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसका क्या होगा फार्मूला? आप लोग दूसरे जगह चले गए सर। देखिए आपको एक फार्मूला बनाने का तरीका भी बता देते हैं। जैसे ये हमारा ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ए इवेंट एंड बी इवेंट। ए नॉट का मतलब हुआ ए के बाहर का क्षेत्र, ए के बाहर का क्षेत्र, और बी नॉट का मतलब हुआ बी के बाहर का क्षेत्र। ठीक, तो अब आप देख रहे हो सब तरफ तो ढक गया, सिर्फ एक ही हिस्सा है जो ढका नहीं ढका। तो आप कैसे क्या करेंगे? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दोगे तो हमारा ये वैल्यू पूरा आ जाएगा। यानी पूरा यूनिवर्सल सेट है ये, उसको 1 कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी में उसे 1 मानते हैं। और उसमें से कौन सा एरिया को हटा देना है? ये कॉमन एरिया जो है इसे हटा दीजिएगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा पी ए नॉट यूनियन बी नॉट का। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन इस पर बता दूं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सर एक क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू दी गई है 0.8 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है 0.3। आपको फाइंड करना है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो देखने में काफ़ी टफ जैसा लग रहा हो आप लोगों को, पर ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पी ए अगर इवेंट है तो इसका नॉट ऐसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू हम लाते हैं 1 माइनस पी ए से, या फिर पी ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नॉट। ठीक है, तो सिमिलरली बी के लिए भी तो ऐसा ही लिखा जा सकता है। तो आप लोगों को ये चीज़ प्राप्त करना है, तो कैसे करोगे उसको देख लो। देखिए आप क्या करना है आपको कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, पी ए का मतलब जो है आपको लिखना है 1 माइनस पी ए नॉट, और पी बी का मीनिंग क्या लिखना है 1 माइनस पी बी नॉट, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें मालूम है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता। इसकी भी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 0.8, आप यहाँ 0.8 लिख देंगे। इसकी भी वैल्यू हमें पता है 0.3, इसको लेकर के आपको इधर आ जाना है। तो यहाँ पर 0.8 प्लस 0.3, इधर में आपके पास 1 और 1 2, अब पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इस तरह बना। अगर आप इसे ब्रैकेट कर देते हो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब हम इसे साफ़ कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे साफ साफ। देखिए यहाँ पर क्या करना, अब इसे उठाकर इधर ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बनेगा 0.1 और इधर बना 2 माइनस आपका जो है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। अब इसे लेकर आप इधर आ जाए, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1.1 यानी कि 0. ये आपका आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है आपको हम करवा दिए। अब बाकी आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री भी सीखें।